देखेंगे जयपुर से खबर है, जहां 78वें आर्मी डे के तहत नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सेना के बेड़े में शामिल अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का अवलोकन करेंगे। सेना के आला अधिकारी और जवान आधुनिक भारत के सैन्य उपकरणों की जानकारी राज्यपाल को देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हथियार और सैन्य उपकरणों की राज्यपाल जानकारी यहां पर लेंगे। राज्यपाल सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन भी यहां पर देखेंगे। श्री भवानी निकेतन परिसर में ये प्रदर्शनी चल रही है और आज इस प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े आज भवानी निकेतन परिसर में पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राज्यपाल सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रदर्शनी को यहां पर देखेंगे। श्री भवानी निकेतन परिसर में आपको बता दें कि प्रदर्शनी जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। आज इस प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। 78वें आर्मी डे के तहत नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो सेना के बेड़े में शामिल अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का अवलोकन करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यूथ आइकन अवार्ड में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी समारोह में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा यूथ आइकन अवार्ड के रूप में, जहां 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कला रत्न पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो यूथ आइकन कला पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज युवाओं को यूथ आइकन के तहत सम्मानित करेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस दौरान रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज चूंकि युवा महोत्सव का दिवस है और युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और सरकार इस दौरान एसएमएस में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और साथ ही उनका उद्बोधन रहेगा। सरकार इस दौरान तमाम उपलब्धियों की बताएगी कि युवाओं के लिए क्या क्या किए हैं और आगे आने वाले दिनों में सरकार का युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की योजनाएं लाने वाले हैं। युवाओं पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, उनके रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आज कार्यक्रमों की बात है, तो सबसे पहले उनकी कार्यक्रम की शुरुआत होगी 11 बजे से 12:30 बजे तक। सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों से संवाद होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार छात्रों के द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं। और आपने कई ऐसी तस्वीरें साक्षी देखी होंगी कि हमारे युवा किस तरह नवाचारों के जरिए गाँवों की तस्वीर बदल रहे हैं, ढाणियों की तस्वीर बदल रहे हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं, उनके जीवन को और सुगम और सरल बना रहे हैं। इस तरह कई वो नवाचार कर रहे हैं, कई आविष्कार कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को ऐसे से संवाद होगा। साथ ही आने वाले दिनों में बजट में और क्या बेहतर किया जा सकता है, खासकर ऐसे युवा जो सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। कई ऐसे युवा जो विदेशों में बड़ी शिक्षा के बाद यहाँ आते हैं, लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। ऐसे युवाओं से संवाद रहेगा, उनसे सलाह भी ली जाएगी। आने वाले दिनों में बजट में क्या समाहित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि एसएमएस स्टेडियम जाएंगे, ये कार्यक्रम रहेगा। और साथ ही एक सवाई मानसिंह स्टेडियम में कार्यक्रम रहेगा। 2 बड़े कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज युवाओं को सम्मानित करेंगे, यूथ आइकन से सम्मानित करेंगे। यूथ आइकन अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से आज सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि आज युवा दिवस है, इस मौके पर युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा यूथ आइकन अवार्ड के रूप में, जहां 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ कला रत्न पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो आज युवा दिवस है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को यूथ आइकन
अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यूथ आइकन अवार्ड में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ समारोह में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे एसएमएस स्टेडियम में जो कार्यक्रम है इसका आयोजन होगा। तो यूथ आइकन अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं कला रत्न पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए से सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित किया है। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वामी जी के सिद्धांतों को अपनाकर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसी के साथ आज युवा दिवस है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी है। और अब राजस्थान के मौसम की बात करते हैं। राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया। शेखावाटी और रेगिस्तानी इलाकों में बर्फ बनी ओस की बूंदें। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री दर्ज किया गया है। आज 2 जिलों में सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जयपुर समेत 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। कुछ जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। जयपुर में घने कोहरे से 7 फ्लाइट्स जो है वो रद्द हो गई है। 14 से 15 जनवरी के बाद ठंड से राहत की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ जयपुर समेत 11 जिलों में बच्चों की स्कूलों की जो छुट्टी है उनको बढ़ा दिया गया है। आज और कल का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का सितम जो है वो लगातार जारी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया। शेखावाटी और रेगिस्तान इलाकों में बर्फ ओस की बूंदें बनी हैं। तो सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, प्रदेश में लगातार ठंड का जो दौर है वो लगातार जारी है, शीतलहर लगातार जारी है। जयपुर समेत 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? साक्षी, देखिए, नॉर्थ इंडिया से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान के कई जिले जो हैं इससे पूरी तरीके से प्रभावी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे हम रेगिस्तानी की ही बात करें, रेगिस्तान के जो इलाके हैं जैसलमेर, बाड़मेर, उन जिलों तक में जो है बर्फ जमने की जो सूचना है वो सामने आई है। और कई इलाकों में जो बर्फ जम गई है, इस तरीके की वीडियोज जो है वो वहां से आई हैं। चाहे हम शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी का फतेहपुर है, सीकर है, वहां पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो माइनस में जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा जयपुर समेत करीब 11 जिले हैं जिनमें स्कूलों की छुट्टियों को फिलहाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। जैसे ही मकर संक्रांति नजदीक आएगी और मकर संक्रांति के बाद में मौसम जो है थोड़ा सा चेंज होने लगेगा और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं या फिर जो आमजन को तेज सर्दी का एहसास हो रहा है उससे थोड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पर जो है वो नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी दिनों में यानी कि 14-15 जनवरी के बाद थोड़ी सी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर जो है वो जताई गई है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए।
तो प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का सितम यहां पर लगातार जारी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया है। शेखावाटी और रेगिस्तान इलाकों में बर्फ उसकी बूंदें यहां पर बन गई है। और इसी के साथ सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। सांबा, राजौरी और पूंछ के पास ड्रोन देखा। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। पुलिस सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। तो एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया। सांबा, राजौरी और पूंछ के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि को देखा और सुरक्षा बलों ने लगातार अलर्ट मोड पर है। अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया है। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये जानकारी हम आपको दिख रहे हैं, जहां एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया है। एलओसी के पास ये ड्रोन जो है वो दिखा है। सांबा, राजौरी, पुंछ के पास ड्रोन को देखा गया और ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि को देखा और अब सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन को देखने के बाद अलर्ट मोड पर है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जो है वो यहां पर शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से खबर, जहां एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। तो एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया है और पाकिस्तानी ड्रोन को देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। तलाशी अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि पर नजर बनाई हुई है। उन्होंने गतिविधि को देखा है और अब तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू में बस में आग लगने की सूचना मिल रही है। बस के पिछले टायरों में आग लगने की यहां पर जानकारी सामने आ रही है। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। नगर पालिका, दमकल एवं टोल नाका कर्मी आग बुझाने का लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है। दमकल की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक बस में सवारी नहीं थी, बस निर्माण सामग्री से भरी हुई थी। आबू रोड से माउंट आबू की तरफ जा रही थी ये निजी बस, जिसमें भीषण आग लग गई। पीछे टायरों में आग लगने की जानकारी यहां पर सामने आ गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दमकल की मदद से आग पर काबू यहां पर पाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बस में कोई सवारी नहीं थी, बस निर्माण सामग्री से भरी थी और आबू रोड से माउंट आबू की तरफ ये जो निजी बस हो जा रही थी और इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, माउंट आबू में बस में आग लगने की सूचना मिल रही है। बस के पीछे वाले जो टायर है उनमें आग लगी है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी कि क्यों, कैसे ये आग लगी? जी साक्षी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में एक बस माउंट आबू चढ़ रही थी और चढ़ते हुए उसके टायरों में आग लग गई। और उसको जब आग लगी तो बचाने के लिए यहाँ के दमकल विभाग वगैरह को और पुलिस मौके पर पहुंची। दलपत सिंह सीआई जब मौके पर पहुंचे तो वहां जाने पर मालूम पड़ा कि बस के अंदर अवैध निर्माण सामग्री भरी हुई थी और उसके वजन की वजह से टायरों में आग लग गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि माउंट आबू में निर्माण सामग्री लाना प्रतिबंधित है। ऐसे में बस के अंदर जो यहाँ के जो तस्करी करते हैं इस सामान की या चोरी छिपे लाते हैं, वो लोग ऐसे नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। तो बस के अंदर पूरी बस में ब्लॉक भरे हुए थे और संभवतः उसी के वजन की वजह से टायरों में आग लग गई। अमूमन सर्दियों में बस के टायरों में आग लगती नहीं है। जी साक्षी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, बस के पीछे वाले टायरों में आग लगने की सूचना, और अब कड़ी मशक्कत के बाद बस में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि किन कारणों से आखिर बस में आग लगी। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 12वीं कक्षा में जो छात्रा है वो पढ़ती है। 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। घर से स्कूल जाते समय छात्रा को जबरन गाड़ी में डाला गया। हंसराज सरस्वा और एक अन्य पर बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने शक होने पर युवक छात्रा को छोड़कर यहां पर फरार हो गए। परिजनों ने नापासर थाने में मामला दर्ज करवाया। गंगा शहर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। फरार युवकों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो बीकानेर से एक बड़ी खबर है, जहां एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और ग्रामीणों के शक होने पर युवक जो है वो छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि कार में जबरन बैठाकर दुष्कर्म का प्रयास यहां पर किया जा रहा था, और जैसे ही परिजनों को, गांव वालों को इसकी भनक लगी, जो आरोपी है वो बालिका को, छात्रा को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। तो परिजनों ने नापासर थाने में इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा दी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो 12वीं कक्षा में ये छात्र जो है वो पढ़ाई करती है और स्कूल से घर जाते समय और 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक 12वीं कक्षा की छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया और 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी साक्षी, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर में बड़ी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ चलती कार में सामूहिक गैंगरेप करने की घटना है वो सामने आई है। पुलिस के द्वारा 2 युवकों की तलाश है वो फिलहाल की जा रही है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि नापासर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका थी। वो स्कूल जा रही थी, इसी दरमियान घर से निकली थी और स्कूल के पास में ही एक कार में सवार होकर आए आरोपी हंसराज व एक अन्य के द्वारा छात्रा का जबरन अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में उसको सुनसान जगह पर ले जाया गया और कई जगह पर उसको घुमाया गया और घुमाने के दौरान ही उसको डरा धमकाकर बारी बारी से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपी युवकों की कार है वो जो पास ही के गांव में पहुंची, तो वहां पर ग्रामीणों को शक होने पर उसे रोक लिया गया और छात्रा के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। तब तक आरोपी थे दोनों मौके से फरार हो गए और पीड़िता के परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसके बाद में पुलिस थाना नापासर के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच है वो गंगा शहर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के द्वारा की जा रही है और पुलिस के द्वारा पीड़िता का मेडिकल मुआयना है वो भी करवा लिया गया है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई है और आरोपी मौके से फरार है और पुलिस है वो तलाश कर रही है। लेकिन बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना है वो बीकानेर से सामने आई है, जहां पर स्कूल जाती हुई बच्ची का अपहरण होता है और उसके बाद में उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। जिन 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है, हंसराज और एक अन्य, इन लोगों के बारे में क्या जानकारी, कौन थे ये लोग? जिस प्रकार से अभी तक एक आरोपी का नाम सामने आया है, दूसरे का नाम सामने नहीं आया है। जिस प्रकार से पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान करने के साथ ही उनकी तलाश है वो शुरू कर दी गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के पुलिस के द्वारा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पीड़िता का मेडिकल मुआयना है वो पुलिस के द्वारा कर लिया गया है और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां एक 12वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला यहां पर सामने आया है। जबरन गाड़ी में बैठाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है और जैसे ही ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो जो आरोपी थे वो छात्रा को छोड़कर वहां से फरार हो गए। परिजनों ने नापासर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।